हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और लास्ट हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस तक कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक एक करके सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द हाई कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शंस इन जुडिशियल मैटर्स अमंग द स्टेट एज वेल एज सम यूनियन टेरिटरीज। तो भाई ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके जुडिशियल मैटर्स में कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं? तो भी चार हाई कोर्ट दे रखे हैं: कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर कौन कौन सी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आती हैं, तो फिर आप गलत करके आएंगे। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसका जो है सही आंसर है वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। आप एक एक चीज की नोट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो राइट आंसर क्या है? मुंबई हाई कोर्ट। इसमें क्या है? अमंग द स्टेट्स, तो मतलब इसमें कुछ स्टेट्स हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक तो महाराष्ट्र, दूसरी गोवा। ये दो तो स्टेट हो गई। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव उसकी यूनियन टेरिटरी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो है तीनों का जुरिडिक्शन किसके पास है? मुंबई हाई कोर्ट के पास। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के पास वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार। भाई ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार का जो है हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। और नेक्स्ट है केरल हाई कोर्ट। ये किस किसके लिए है? ये केरल के लिए, और इसके अलावा जो है लक्षद्वीप के लिए। नेक्स्ट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम के लिए। चार सिर्फ स्टेट्स हैं, तो मतलब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। और ये जो देख लीजिए साथ में आप लोग, यहाँ पर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर दो स्टेट्स की बात हो रही। तो मुंबई हाई कोर्ट में दो स्टेट्स जो है इसके अंदर आती है, महाराष्ट्र और गोवा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब भी उसी के अंदर आता है, हरियाणा भी उसी के अंदर आता है, और चंडीगढ़ भी उसी के अंदर आता है। तो इस तरह से ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन वाज लेट डाउन इन। तो भाई इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो लॉ डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाकी सब पे तो बाइंडिंग्स होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद के ऊपर बाउंड जो है बाइंडिंग्स नहीं होता। तो ये किस केस के अंदर कहा गया है? ये केस पूछा गया है। तो ये केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के अंदर कहा गया है कि अगर मान लो किसी डिसीजन पे, किसी भी एक मुद्दे पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, फिर से वही मुद्दा या उसी प्रकार का कोई दूसरा मुद्दा आया, या कोई दूसरा मैटर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है जुडिक्शन से अपना जो भी जजमेंट उसको चेंज कर दिया, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपने पिछली जजमेंट में ये बोला तो आप लोग जजमेंट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और उस जजमेंट को बिहाफ बनाकर आप हाई कोर्ट को कह सकते हो कि आप इस तरह से गलत जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। तो ऐसी चीजें आप लोग जो है कर सकते हैं। तो ये किस केस में कहा गया है? केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसके बारे में एक पूछ लिया जाता है कि ये किस वर्ष हुआ था केस? 1973 के अंदर। इसका वर्ष जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। द जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी इनलार्ज्ड बाय, तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? भाई उसको पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन। तो भाई पार्लियामेंट ऐसा एक प्रस्ताव लाएगी, तो उस प्रस्ताव के साथ ही जो है बढ़ा सकते हैं उसको, बकायदा पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the Supreme Court sits to determine any question involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution or for tendering its advice, the minimum number of judges to Constitution the bench should be। तो भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जजेस हो सकते हैं? यहाँ पर मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम का नहीं पूछा। तो मिनिमम कितने हो सके? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम 5 जजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ, तो कौन कर, किस किस के इलेक्शंस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता है
तो उसके डिस्प्यूट किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके। और इसके अलावा जो है आप लोग ये जो आपको क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है, इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बुक्स हैं सीईटी के लिए, स्पेशल बुक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी है, जो कि स्पेशली एनटीए बेस्ड है बुक की। एनटीए के जो है पूरा पैटर्न स्टडी करके उस पर बेस्ड बुक है। ये इंग्लिश मीडियम के अंदर अवेलेबल है, जिसको कि आप मिनी बुक बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पसेस के लिए है, और हिंदी मीडियम के अंदर भी ये बुक अवेलेबल है। और ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप लोग हमें 9896160956 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज। अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। हार्ड कॉपी मंगवानी तो आपको इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आपकी इच्छा है आप जिस तरह से भी इस बुक को लेना चाहें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी के लिए, जो कि एनटीए के पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें कि टोटल 30 टेस्ट हैं। अगर आपको एक फ्री टेस्ट चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956, तो आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केशवनंद भारती केस, जस्टिस सिकरी हैड ट्राइड टू टेबुलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर। तो भाई कौन कौन से जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑप्शन देख लीजिए। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है भी। सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई भी अपने धर्म के लिए अपने धर्म को मान सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑल फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंडिया इज इंजॉयड बाय। तो जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है इंडिया के पास, तो ये कौन कौन एंजॉय कर सकता है, मतलब ये पावर का यूज कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट, दोनों के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से, किस कंट्री से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया गया? आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपका शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें जो है अच्छा लगेगा कि ठीक है, हम जिस पर्पज के लिए वीडियो बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट का फायदा हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको फ्री में लेक्चर देता हूँ ताकि आपको जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको जो है हेल्प हो सके। अदरवाइज भी पेड बैच तो चल ही रहे हैं। Which of the following statements regarding the advisory jurisdictions of Supreme Court is correct? तो भाई इसमें कौन सा एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जिसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शंस देखिए। द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे बी सॉट बाय प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन और ऑफ लॉ और फैक्ट। द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे बी सॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट पूछा गया ना, हाँ, तो इसमें ये ठीक है। इन केस ऑफ ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सॉट, इट इज बाउंड टू गिव। तो भाई कोई जरूरी नहीं है, बाउंड वर्ड आ गया तो बाउंडिंग्स कहीं भी नहीं है। द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स रेफर्ड टू इट्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर पे अपनी जो एडवाइस दे दी तो वो बाइंडिंग हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब यहाँ पर दूसरा और तीसरा गलत है। Advisory jurisdiction of Supreme Court can also be exercised over disputes arising out of references made over pre-constitutional treaties। तो ये भी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 1 और 4, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और आपके पेपर में आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे जो कि थोड़े लेंथी होंगे लेकिन आसान नेचर के होंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूर है। बहुत बार हुआ ऐसा कि बच्चों को क्या करते हैं, वो पहले जो लेंथी या हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बच्चा आसान क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाता पेपर में, उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो ये सारे आपके माइंड से खेलने के टैक्टिक्स हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में प्रेशराइज किया जाए। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय। तो भाई कोई भी जज है, चाहे हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, उसको गवर्नर नहीं हटा सकता, उसको चीफ जस्टिस नहीं हटा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द 2/3 मेजोरिटी। तो भाई तभी जजेस को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
मैच द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पर एक साइड कुछ अमेंडमेंट्स दी गई हैं और दूसरी साइड उनका द टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस, तो मतलब इधर उनका पर्पस दिया गया। तो पहले अमेंडमेंट देखते हैं। 93rd अमेंडमेंट। ये 93rd अमेंडमेंट जो है ये कब हुई थी, पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 93rd अमेंडमेंट 2005 के अंदर हुई थी। तो ये किस चीज से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 93rd अमेंडमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर रिजर्वेशन होनी चाहिए, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे लागू है, लेकिन कुछ एक जो है मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी ये चीज लागू होती है। 93rd अमेंडमेंट के अंदर क्या कहा गया था, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद है 92nd अमेंडमेंट। ये कब हुई थी 92nd अमेंडमेंट, 2003 के अंदर। 91st भी 2003 के अंदर हुई थी और 90th भी 2003 के अंदर हुई थी। अब देखिए 92nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 मोर लैंग्वेजेस। तो 4 और लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, मैंने अभी आपको रिसेंट लास्ट लेक्चर में करवाया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आई होप कि आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची के अंदर, 8th शेड्यूल में। 91st अमेंडमेंट एक्ट लिमिटिंग द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो भाई 91st अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया था कि 15%, सिर्फ और सिर्फ जो मंत्रिमंडल है वो 15% होगा किसका, कुल जो उसकी मेंबर्स की लिमिट है लोकसभा में, उसका सिर्फ 15% ही मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे। इसके साथ ही जो पीएम है वो भी इसी के अंडर है, 15% के अंदर। ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो पीएम है वो 15% से इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, तो वो ध्यान रखना कि इंक्लूडेड है 15% में। नेक्स्ट है 90th अमेंडमेंट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर स्टेट। तो भी जो 90th अमेंडमेंट है ये स्टेट की रिगार्डिंग है, तो ये सारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सारे सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एप्लेट जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भाई डायरेक्टली क्या चीज रिलेट कर रही है एप्लेट जुरिडिक्शन से, किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन से। यहाँ पर देखिए, अपील्स मेड इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इज द डायरेक्ट एप्लेट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट देखिए, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑटोमेटिकली बिकम्स सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज। तो भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के तहत, अगर जब इमरजेंसी लागू की जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाता है। तो आर्टिकल 19, मतलब आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आप लोग गैदर करके जो है रोज प्रकट नहीं कर सकते। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो मैंने आपको 6 आर्टिकल्स 6 राइट्स बताए थे इसके अंदर, वो सारे आपके छिन जाते हैं। ये फंडामेंटल राइट नहीं छिनते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको 19 के तहत 6 तरह के राइट्स मिलते हैं, तो मैंने आपको करवाए थे लास्ट लेक्चर में। तो भाई थोड़ी सी रिवीजन खुद रखा करो, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, और जब लेक्चर चल रहा होता है, लेक्चर देख रहे होते हो, तो भाई कोशिश किया करो कि जो मैं चीजें बताता हूँ उनको पेन डाउन कर लिया करो और रिवीजन जरूर किया करो बच्चों। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे वहां पर जाकर ये जरूर आएगा कि ठीक है स्टडी मास्टर ने कुछ करवाया था, सर ने कुछ करवाया था, लेक्चर तो वही उसी लेक्चर में से क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसका सही आंसर याद नहीं आ रहा। बहुत बार ऐसा बच्चों के साथ हुआ है, पेपर देने के बाद आकर बोलते हैं कि सर आपने जो करवाया था डिट्टो पेपर सेम टू सेम आया, लेकिन मेरी गलती है, मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मैं रिवीजन नहीं कर पाई। बहुत बार बच्चों के ये डाउट्स आते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, हम लोग जो है रिवीजन नहीं कर पाए। तो बच्चों अगर रिवीजन करोगे, अभी कंपटीशन कम है, इतना ज्यादा नहीं है, आगे आगे आज से 2 से 4 साल तक देख लेना, कंपटीशन और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है, नए नए स्टूडेंट्स और ऐड होते जाते हैं, और जो स्कूल से अब निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आजकल अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी छोटा बच्चा आपके घर में, आप देखना उनका आईक्यू लेवल कैसे उठाया जा रहा है। तो भाई वो इस कंपटीशन को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, तो फिर कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। 2-4 साल के अंदर जो है अच्छे से सेटल हो जाओ, अदरवाइज जो नए बच्चे आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स आपको पास में नहीं फटकने देंगे। ये रियलिटी है आज की। बाकी भाई मेरा तो बताना आपको काम है, आपकी इच्छा है जैसा भी आप करना चाहें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उनका मैक्सिमम जो है एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है और वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं।
मैंने ज्यादा नहीं, मैं स्टूडेंट्स आपको कहूंगा 3 to 4 thousand स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली अभी टच में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको लास्ट हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर 4 से 5 हजार बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। और इसके अंदर आप जो कोरोना का टाइम उसको भी हटा सकते हो। पार्लियामेंट में मेक लॉ ऑन ए सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट ओनली इफ। तो भाई पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है सब जो है स्टेट लिस्ट के अंदर, कब बना सकता है? अगर प्रेसिडेंट डीम्स इट प्रॉपर दैट सच ए लॉ इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि भाई ऐसा कोई लॉ है जो इंडिया की सभी स्टेट्स के लिए जरूरी है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। अगर 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की गई है तो भाई लॉ बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और नेक्स्ट क्या है? लोकसभा पासिस ए रेजोल्यूशन बाय टू मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो भाई पहली बात तो टू मेजोरिटी कोई होती नहीं, मतलब मेजोरिटी से ऐसा नहीं है, लोकसभा अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं बना सकता। इसमें क्या पूछा गया है? लॉ ऑन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है। गवर्नर ऑफ द स्टेट रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट फॉर सच लेजिस्लेशन। तो भाई गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करे कि हाँ हमारे लिए कुछ ऐसा लॉ बनाया जाए हमारी स्टेट के लिए, तो ये भी ये किया जा सकता है। तो उसमें 2 और 4 आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए आएगा 2 और 4। विच इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा जो है हमारे भारतीय संविधान का एक फीचर नहीं है? तो भाई यहाँ पर कमिटेड जुडिशरी नहीं है, ये यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है। तो when the emergency under article 352 of the constitution is proclaimed, the president of India has a power to suspend the fundamental rights enshrined in part 3. However, it is not possible to suspend the rights contained in which of the following articles even during emergency। तो भाई emergency के अंदर कौन से आर्टिकल जो है जो सस्पेंड नहीं होते? तो ये आर्टिकल, सॉरी यहाँ पर ये 19-20 नहीं है, 19 तो यहाँ पर सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 20 और 21 यहाँ पर सस्पेंड नहीं होते। तो इस तरह से आप लोग भी एग्जाम में गलती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 20 देखा है, ये 19 में ध्यान किया, भाई 19 जो है इमरजेंसी के अंदर ये सस्पेंड हो जाता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 20 और 21 यहाँ पर सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का? तो क्या है? इट इज इन द रिटन फॉर्म एंड प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब एक तो ये लिखित रूप में है, दूसरा इसने सारी पावर्स को सेपरेट किया कि क्या स्टेट की पावर है, क्या सेंटर की पावर है, क्या प्रेसिडेंट की पावर है, क्या गवर्नर की पावर है। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भाई पार्लियामेंट किस किन चीजों का बना होता है? सीधी सी बात है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों से मिलके ही पार्लियामेंट बनता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए यूनिटरी बायस। तो भाई इनमें से कौन सी एक मतलब कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंडियन को एक यूनिटरी बायस के अंदर बांधती है? तो भारतीय संविधान है वो यूनिटरी बायस्ड है, कैसे पता चलता है? rigidity of the amendment process, written constitution, same constitution for center and the state, indestructibility of the state boundaries। तो भाई यहाँ पर सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड द स्टेट्स, तो ये सिर्फ यही आएगा। तो इसमें ये राइट आंसर क्या है? डी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? डी, कि सभी के लिए भारतीय संविधान बराबर है। जैसे कि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता, अमेरिका के अंदर हर एक जो है जो वहाँ पर स्टेट का अपना संविधान है, वहाँ पर अपने रूल्स हैं, वो यूनिटरी बायस नहीं है। वहाँ पर तो आपको पता होगा कि अलग अलग वहाँ पर जो सिटीजनशिप भी 2 तरह की चलती है, भारत में सिंगल सिटीजन है, वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन लिया गया है। बोथ यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन। तो भाई यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही किस पे काम कर सकते हैं? लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। Though the president is not the member of parliament, he performs certain function as an integral part of parliament। तो भाई आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, फिर भी कौन कौन से जो है फंक्शन करता है? ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा,
ही ऑर्डर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट्री व्हेन पार्लियामेंट व्हेन इट्स टर्म इज ओवर, बिल्कुल ठीक है। ही अकॉर्ड्स असेंट टू बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ही समन्स बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ऑल फोर यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये सारी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, ध्यान में रख लो, इनको पढ़ लो अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ आपने तो। द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू, तो भाई भारतीय पार्लियामेंट के पास, भारतीय संसद के पास कौन सी पावर है? फॉर्म ए न्यू स्टेट, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल ठीक है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ये भी ठीक है। राइट आंसर क्या है? डी। सभी यहाँ पर जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास ये सारी तरह की पावर्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, भाई जो फाइनेंस कमीशन होता है वो, पहले तो ये देखो कि फाइनेंस कमीशन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, वित्त आयोग। और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो भाई 4 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। 4+1 मतलब टोटल 5 मेंबर्स आप बोल सकते हो कि टोटल 5 लोग होते हैं वहां पर, 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन है, हालांकि होता तो वो भी मेंबर ही है। मेंबर्स में से जो हेड होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ये 5 मेंबर्स नहीं आप लोग कह सकते, ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक चेयरमैन और उसके 4 मेंबर्स हैं, तो आप इसका यही आंसर याद रखेंगे और इस तरह से एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। आप लोग जो है फिर स्टूडेंट्स कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि सर बिल्कुल ठीक है, जाना भी चाहिए। जो आपने देखा होगा कोई भी भर्ती उस पर केस क्यों होता है, यहाँ पर ऑप्शन जिस तरह से मैंने दे रखे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एनटीए का पुराना पेपर उठाया हुआ है, तो क्या किया उन्होंने, यहाँ पर 5 मेंबर्स दिए हुए हैं, तो भी टोटल फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर्स ही हैं। अब जो 5 मेंबर्स में से एक सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है फाइनेंस कमीशन का। तो इस तरह से तो नहीं होता ना कि आप लोग इस मेंबर ये 2 ऑप्शन में दे दो, तो इस तरह से बच्चे हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, या तो सभी को नंबर दो या इस क्वेश्चन को हटाओ, और भर्तियां सालों साल लटकती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जिस बंदे ने सबसे पहले बनाए उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। और अब जो है आजकल भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन बैंक, वही क्वेश्चन बैंक चल रहा है जो शुरुआत से चलता आ रहा है। भाई एक भर्ती में एक क्वेश्चन, एक भर्ती में एक क्वेश्चन पे केस हो गया, भाई उस क्वेश्चन को या तो सही कर लो, या उसके क्वेश्चंस के ऑप्शन सही कर लो, या इस क्वेश्चन को बैन ही कर दो कि दोबारा से इसको कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा कोई भी यहाँ पर नहीं पूछेगा। लेकिन नहीं, फिर भी लोग जो है ऐसा करते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं और केसेस होते रहते हैं, कहीं ना कहीं सारा कुछ ये चलता है, पॉलिटिक्स भी इसमें खेली जाती है। तो आप समझदार बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो हो नहीं आपकी, आपको पता नहीं है कुछ इन चीजों का। ऑन द concurrent list, state legislature has enacted a law on subject. Subsequently, Union Parliament makes law on the same subject in such cases. मतलब concurrent list में क्या होता है कि concurrent list में आपको पता है 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है concurrent लिस्ट। भाई concurrent लिस्ट के अंदर जितने भी मामले हैं 47 जो है सब्जेक्ट हैं, इन 47 सब्जेक्ट पे यूनियन भी जो है यहाँ पर लॉ बना सकती है और स्टेट भी यहाँ पर लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, तो भाई जो यूनियन लॉ बनाएगा वही प्रिवेल करेगा, उसकी पावर ज्यादा रहेगी, वही एप्लीकेबल होगा। स्टेट का लॉ वहां पर जो है खत्म हो जाएगा, उसके पास पावर नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था। द वर्ड सोशलिज्म एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड बाय द, भाई जो प्रेम्बल में सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड है वो 44th अमेंडमेंट से जो है इंसर्ट किए गए हैं प्रेम्बल में। भाई ये कब हुई थी ये बता दो स्टूडेंट्स मुझे, प्यारे बच्चों, छोटा सा कमेंट कर दिया करो, हमें भी पता चले कि कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए हैं। किन बच्चों ने 23 मिनट तक लेक्चर देख लिया है, हम भी जानना चाहते हैं। तो कम से कम चाहे एक डॉट ही कमेंट कर दिया करो यार, पर कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। Certain words in the preamble of the Constitution of India were inserted by, वे कुछ वर्ड्स हैं प्रेम्बल में, कब जो इंसर्ट किए गए थे, अभी मैंने आपको बताया कि, सॉरी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, 124th क्वेश्चन का आंसर 44th नहीं आएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसका राइट आंसर है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो प्लीज बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, कोई गलत मत करके आना पेपर में कि सर ने ये बताया था। यहाँ पर क्या है, 42nd अमेंडमेंट, पता नहीं कैसे गलत हो गया ये। तो 124 और 125 इसका क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट की पावर है पार्लियामेंट की अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, अंदर देख लीजिए
include power to amend by the way of addition, variation or repeal of the provision of the constitution। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वेरिएशन भी कर सकते हैं, रिपील भी करना चाहें तो रिपील कर सकते हैं। सारे ही पावर्स हैं पार्लियामेंट के अमेंड करने के। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ, तो भाई सबसे पहली जो अमेंडमेंट हुई थी, पहले तो ये बता दो कि सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी और क्यों हुई, कब हुई, पता होना चाहिए। पहली अमेंडमेंट ही भूल जाते हैं बच्चे, पता होना चाहिए, कमेंट करिए जरूर। और इससे संबंधित केस कौन सा है? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट देखिए, which constitutional amendment deleted the right to property from chapter 3rd and made it a legal right in India? भाई पहले मैंने आपको बताया था कि 44th अमेंडमेंट, मैं शायद इस क्वेश्चन के साथ वहां पर कंफ्यूज हो गया था। तो पेपर में होता क्या है? टेंशन, और टेंशन में क्या होती है? कंफ्यूजन। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिए। प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी अमेंडेड बाय, तो भाई अगर कोई नई स्टेट बनानी हो, उनकी जो है स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, तो भाई एक सिंपल मेजोरिटी के साथ ईच हाउस में इसको पास कर देंगे तो ये जो है नई स्टेट बन जाएगी। ओके, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 19(1)(f वाज ओमिटेड बट आर्टिकल 300(a) वाज इंसर्टेड टू इंश्योर दैट नो पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो भाई 300(a) वाज इंसर्टेड और पर्सन्स को इंश्योर किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, इसको एक लीगल राइट बना दिया। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताया ना 44th अमेंडमेंट, यहाँ पर भी 44th ही अमेंडमेंट आएगा, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेंगे। और भी अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। और बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, हिंदी मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है। अभी यहाँ पर आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर लीजिए 9896160956, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसका, जो आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। और अदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप उसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। हमसे बात नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।